नमस्कार बच्चों। भारतीय मृदाओं का जो हम वर्गीकरण कर रहे थे और भारतीय मृदाओं के संदर्भ में हमारे लगातार वीडियो जारी हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी लाल, पीली और लेटेराइट मृदाओं के बारे में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं शुष्क मृदाओं के बारे में। देखो, नाम से स्पष्ट हो जाता है ऐसी मृदाएं जो सूखेपन की स्थिति को दर्शाती हैं, जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत कम पाया जाता है, जहां मृदा में नमी की कमी देखने को मिलती है। ऐसी मृदाओं को हम शुष्क मृदाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। शुष्क मृदाओं का रंग जो होता है लाल से लेकर किशमिशी तक हो सकता है, यानी लाल भी हो सकता है और किशमिश कलर का भी हो सकता है। और इनकी जो संरचना होती है बलुई होती है और प्रकृति के दृष्टिकोण से लवणीय होती है, खारापन इनमें नहीं होता है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और हुमस की कमी पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में होता है, फास्फेट सामान्य रूप से प्राप्त होता है तथा मृदाओं में नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं और मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का जो स्वरूप होता है वो रिसाव जो होता है सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट रूप से शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान के अभिलक्षण रूप में विकसित होती हैं, अनुपजाऊ होती हैं और जैव पदार्थों की कमी इनमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, शुष्क मृदाएं एक ऐसी मृदाएं हैं जो उन क्षेत्रों में ज्यादा विकसित हुई हैं जहां न तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा उपलब्ध हो पाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण यहां पर मृदा में नमी की कमी देखने को मिलती है। अब जब नमी की कमी मिलेगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वनस्पति का प्रारूप भी कम पाया जाएगा। पेड़ पौधे झाड़ियां जो भी है बहुत कम नाम मात्र की देखने को मिलेगी। और जब वनस्पतियां विकसित नहीं होंगी तो फिर जैविक पदार्थों की कमी देखने को मिलेगी। तो शुष्क मृदाएं उच्च तापमान वाले ऐसे क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत कम पाया जाता है और नमी के अभाव के कारण कार्बनिक पदार्थों की भी कमी हमें देखने को मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टियों के अंदर लवणीयता अधिक पाई जाती है। यहां लवणीयता का शाब्दिक जो अर्थ है खारेपन से है। और जिन क्षेत्रों की मिट्टियां बहुत अधिक नमक की प्रधानता को दर्शाती है, सोडियम क्लोराइड की प्रधानता को दर्शाती है, वहां तो पानी को वाष्पीकृत करके यानी सुखाकर पानी को भाप के रूप में कन्वर्ट करके नमक का उत्पादन भी किया जाता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर आप देख रहे होंगे जो खारे पानी की झीलें हैं, सांबर है, डिडवाना है, डेगाना है, लूमकरणसर है, ये सारी ऐसी झीलें जो खारे पानी की झीलें हैं और इनमें जो कण पाए जाते हैं, लवणीय कण पाए जाते हैं, वो लवणीय मृदाओं के रूप में ही देखने को मिलते हैं। ऐसी मृदाओं में लगातार वनस्पति की जो कमी बनी रहती है उसके कारण नाइट्रोजन का अभाव मिलेगा, कार्बनिक पदार्थों का अभाव मिलेगा और जब इन सारी चीजों का अभाव मिलेगा तो उपजाऊपन की दृष्टि से भी ये मृदाएं अनुपयुक्त होती हैं। नमक की प्रधानता होने के कारण यहां पर्याप्त मात्रा में फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता। लेकिन इन मृदाओं का जो निम्नवर्ती भाग होता है, निचला जो भाग होता है, मृदा की जो पार्श्विका मिलती है उसमें निम्नतम जो पार्श्विका होती है, नीचे गहराई पर जाने पर जो पार्श्विका होती है बदलती जाती है। चूने की मात्रा बढ़ती जाती है, चूने के साथ साथ में कंकड़ भी पाए जाते हैं। अब कंकड़ जब मिलेंगे तो कंकड़ों के कारण धरातल के ऊपर बहने वाला जो पानी होता है उसका जल रिस कर उन कंकड़ों में चला जाता है। लेकिन कंकड़ों की सतह को पार करना पानी के लिए एक दुष्कर कार्य होता है। लगातार जो कंकड़ों की परत मिलती है वो पानी को सूख लेती है, कंकड़ों की सतह के नीचे पानी प्राय नहीं जा पाता। तो ऐसी स्थिति में कंकड़ों वाले क्षेत्रों के अंदर लंबे समय तक पानी बना रहता है, लंबे समय तक नमी बनी रहती है। और जब लंबे समय तक नमी बनी रहती है तो ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, अनायास अंकुरित हो जाते हैं, या ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो वो उनको बढ़ने का आधार प्राप्त हो जाता है।
वो निरंतर वृद्धि करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती रहती कंकड़ों वाले क्षेत्रों में, और ऐसे पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं। अब हमारे भारत के अंदर, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो आप राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल देखते हैं, उस थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से ऐसी ही मृदाएं देखने को मिलती हैं। तापमान की अधिकता भी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में वार्षिक वर्षा का औसत भी 25 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, और साथ साथ में राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है वहां पर वनस्पति का भी लगभग अभाव पाया जाता है। थोड़ी बहुत जो वनस्पति हमें देखने को मिलती है वो भी सिर्फ कटीली वनस्पति या झाड़ियों की वनस्पति के रूप में देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति के कारण बच्चों यहाँ पे जो मृदाओं का विकास हुआ है वो शुष्क मृदाओं के रूप में विकास हुआ है, और यदि इनमें नमी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से उपजाऊ सिद्ध नहीं होती। जीवांशों की कमी पाए जाने के कारण, अर्थात कार्बनिक पदार्थों की कमी पाए जाने के कारण ऐसी मिट्टियों में उपजाऊपन का ज्यादा स्तर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी मृदाएं भारत के पश्चिम भाग में विशेष रूप से, जैसे आप देखेंगे गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर की फलोदी तहसील से जो पश्चिम का भाग है, गुजरात के अंदर उत्तरी गुजरात में जो कच्छ का रण आपको देखने को मिलता है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का कुछ भाग, वहां विशेष रूप से ऐसी मृदाएं देखने को मिलती। लेकिन मुख्य रूप से शुष्क मृदाओं का जो स्वरूप हमें देखने को मिलेगा वो हमारे राजस्थान के पश्चिमी भागों, और उसमें भी विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले की फलोदी तहसील से जो पश्चिम का भाग है वहां पर विशेष रूप से ऐसी मृदाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो ऐसी मृदाओं के क्षेत्र को हम शुष्क मृदाओं के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों लवणीय मृदाओं के। देखो, शुष्क मृदाएं और लवणीय मृदाएं दोनों में अंतर है। लवणीय मृदाओं को ऊसर मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मृदाएं जिनमें लवणता की अधिक स्थिति देखने को मिलती है उनको लवणीय मृदा कहा जाता है, जिसमें ऐसी मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब है जिन मृदाओं में खारेपन की स्थिति अधिक देखने को मिलती है उन मृदाओं को लवणीय मृदाओं के रूप में परिभाषित किया गया। अब जितनी अधिक जिस मृदा में सोडियम क्लोराइड की या नमक की प्रधानता मिलेगी उसमें उपजाऊपन का स्तर उतना ही कम होता जाएगा। इसी कारण लवणीय मृदाएं उपजाऊपन के दृष्टिकोण से कैसे होती है? अनुपजाऊ होती है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होता। अब जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पत्तियों का मिश्रण नहीं होगा, और पत्तियों का मिश्रण नहीं होगा तो फिर कार्बनिक पदार्थ नहीं आएंगे। ऐसी मृदाएं शुष्क जलवायु और अव्यवस्थित अपोहा वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर विशेष रूप से निर्मित होती है। या तो वहां पर तापमान बहुत ज्यादा मिल रहा हो और पानी की कमी मिल रही हो तो शुष्क जलवायु, या फिर जहां पर पानी के बहने का जो प्रारूप है अव्यवस्थित होना चाहिए तो वहां पर ऐसी मृदाएं, लवणों का जो मात्रा होती है, लगातार पानी का जो अव्यवस्थित स्वरूप मिलता है उसके कारण बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा निरंतर जल भराव वाले क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी की जो संरचना होती है बलुई से लेकर दोमट तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। और ऐसी मृदाओं का क्षेत्र हमारे भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के कच्छ के रण जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आ जाते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्री जल के भर जाने से भी लवणीय मृदाओं का विकास होता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में भी लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। हरित क्रांति का जहां अत्यधिक प्रभाव देखने को मिला है उन क्षेत्रों में भी लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं भी लगातार जल भराव की स्थिति के कारण लवणीय मृदाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई की प्रक्रिया और उसके अंदर संपन्न होने वाली केशिका क्रिया के बढ़ावा देती है, और ऐसी केशिका प्रक्रिया के बढ़ावा देने के कारण उसका जो नमक होता है, मृदाओं में घुला हुआ नमक होता है, वो ऊपर की ओर आ जाता है और ऊपरी परत पर आकर धीरे धीरे पानी तो सूख जाता है लेकिन वो नमक मिट्टी की ऊपरी सतह पर जम जाता है और कालांतर में ऐसी मृदाओं का स्वरूप लवणीय मृदाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारत में ऐसी लवणीय मृदाओं की जो स्थिति है विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वाला क्षेत्र है जहां पर जलाक्रांतता की समस्या देखने को मिलती है, लगातार जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, वहां पर इस प्रकार की मृदाओं का निर्माण हुआ है।
और यदि हमें लवणीय मृदा की समस्या से निपटना है, लवणीय मृदा को उपजाऊ बनाना है, तो ऐसी स्थिति में उसमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। तो जिप्सम जो है लवणीयता की मात्रा को कम कर देता है और लवणीयता की मात्रा को कम कर देने के परिणाम स्वरूप लवणीय मृदाओं को उपजाऊ मृदाओं के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों ये हमारा वीडियो था जिसकी हमने चर्चा की शुष्क मृदाओं के रूप में, लेटेराइट मृदाओं के रूप में और लवणीय मृदाओं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम कुछ भारत की शेष रही मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।